All right, so hello everyone, assalamu alaikum. So welcome back to our 12th workshop of deep learning master class. So almost के हमें 30% वर्कशॉप्स दो दिन में कंप्लीट कर लेनी है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर सकते हैं वर्कशॉप्स को डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट. So now after CNN we're gonna have some more complex workshops. So I believe कि आप सबकी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ. So today we are going to have same data set. Today we are going to have same technique of deep learning algorithm. लेकिन मैंने कल क्योंकि स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट लिया है एकदम डीप लर्निंग का, तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो रखा CNN का, जो कि नॉर्मली आगे मैं नहीं रखूंगा क्योंकि डायरेक्ट फिर RNN एक दिन होगा, एक दिन RNN PyTorch में, एक दिन टेंसरफ्लो में, एक दिन इस तरह गेन्स के 3-4 एल्गोरिथम्स हैं वो टेंसरफ्लो PyTorch में चलते रहेंगे. एंड देयर आर सो मेनी एल्गोरिथम एज वेल. ये सब यही चीज़ नहीं है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार. सो आज कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क टेंसरफ्लो के अंदर है, लेकिन हमारे पास आज फंक्शनल एपीआई यूज हो रही है. एंड हाउ वी गोना सी, आज हम खुद से डिफाइन करेंगे एंड हाउ इट कैन. टुडे वी आल्सो गोना डील विद ओवरफिटिंग टेक्निक्स. कल आई डोंट रिमेंबर हु आस्क्ड मी रिगार्डिंग ओवरफिटिंग सिनेरियोस, मे बी अली रजा और समवन एल्स, लेकिन इट वाज अ गुड वन के यस ओवरफिटिंग. और मैंने कल देखा कल के मॉडल में ओवरफिटिंग हो भी रही है. अगर आप उसको पैकेज में, मैंने पैकेज में कन्वर्ट किया उसको बाद में, और मैंने जब चेक किया उसको तो वो अच्छा खासा ओवरफिट हो रहा था. सो टुडे आई डील विद इट कि अगर आपको एक्यूरेसी 0.75 दिख रही है सो वो वाकई 0.75 होगी. इट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू वेरी ग्रेट आंसर्स. तो लेट्स सी, लेट मी जस्ट पुल अप माय स्क्रीन. आज ज़्यादा मुश्किल वर्कशॉप नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड हाफ ऑफ इट, अराउंड हाफ ऑफ इट yesterday. तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिलेगा आपको. So my workshop is my notebook is already been uploaded to GitHub. You can access from it here. So if in case you are not able to clearly look at it because I have turned on dark mode. Dark mode is pretty good. I don't know about how it will look in Jupyter Notebook because लेकिन उसके अलावा मैं सब मैंने डार्क मोड ऑन रखता हूँ because when you are having a huge screen, so it's just minimizes that radiation and eye fatigue level, and I love it. So here, this is the notebook. You can access it from here. All right. So getting back towards, this is just machine learning one. This is deep learning one. Okay. So letting get back to our workshop. तो अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखो तो थोड़ा सा सेम ही है स्टार्टिंग का, तो हम थोड़ा सा इसको क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने कल क्या किया था. एंड प्लीज लेट मी नो if today is my camera working fine or not, if today my workshop is lagging too much or not, and whatever is it. Aditya just confirm that he asked it. और मैंने अपना कर्सर आज अडॉप्टिव कर दिया. सो आई डोंट इवन रिमेंबर हु आस्क्ड दिस फॉर दिस अबाउट इवन, लेकिन कर्सर ही आपको नजर आएगा. ठीक है, वाइट कर्सर नजर नहीं आ रहा होता तब. सो इट्स नाउ मैक्स कर्सर अडॉप्टिव वन, वाइट के ऊपर ब्लैक के ऊपर वाइट और ब्लैक वाइट के ऊपर ब्लैक. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना इंपोर्ट लाइब्रेरीज. अच्छा, कभी भी अगर लाइब्रेरीज पूरी इंपोर्ट ना हो तो आगे जाके भी कर सकते हो, बाद में ऐड कर सकते हो. यहाँ तक हमने कल लाइब्रेरीज पहले इंपोर्ट कर रखी थी. मुझे जरूरत पड़ी एक्टिवेशन की, एक्टिवेशन ऐड कर लिया. मुझे जरूरत पड़ी मॉडल की, मॉडल ऐड कर लिया. जरूरत पड़ी इनपुट की, इनपुट ऐड कर लिया. मुझे जिसकी जरूरत पड़ती गई मैं वो ऐड करता चला गया. सो यू कैन ऐड दिस लाइब्रेरीज ऑन द लेटर फॉर्म एज वेल. तो फर्स्ट importing all libraries, then we're going to download and prepare the CIFAR 10 dataset. You already know what kind of dataset we are going to deal with it. अच्छा, मैं इसको रन कर रहा हूँ, मुझे रन नहीं करना because this model is going to take some time, जो कि यहाँ पर है. Because today we are going to have 150 epochs and it's going to take easily 10 minutes. So we're gonna see depending upon the time, if you are having time, so we're gonna train it live, or otherwise we're gonna deal with the just reinitialization of previous ट्रेनिंग, जो कि मैंने सिर्फ 755 पे की है. ठीक है, तो इशू नहीं होगा. ऑलराइट. सो ओके, मैं डिफरेंट डेटासेट के साथ आज करा रहा था क्लास, लेकिन रोहिल नवीद हैज आस्क्ड मी के if you go the same dataset in today's class, so it will be good for us to know the difference between sequential and functional. So okay, no issue. वेरीफाइंग द डाटा. हमने यहाँ पे डाटा इंपोर्ट करने के बाद क्या किया, हमने अपने डाटा सेट CIFAR 10 डॉट लोड डाटा किया. तो हमारे पास वो 4 इटरेशंस में आ रहा था, दो ट्रिपल की फॉर्म के फॉर्मेट में आ रहा था. हमारे पास यहाँ पे एक्स ट्रेन भी आ गया है, वाई ट्रेन भी आ गया है.
हमारे पास एक्स टेस्ट भी आ गया है और वाई टेस्ट भी आ गया है। हमने बस इसको यहाँ पे इमेजेस लेबल्स का नाम दे दिए टू बी मोर इन लेमन, लेकिन हमारे पास एक्स वाई एज यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, हमारे पास फीचर्स हैं, ये हमारे पास लेबल्स हैं। तो ये हमारे पास फीचर्स क्या है, इमेजेस क्या उनकी क्लासेस होंगी, और हमारे पास लेबल्स की फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ट्रेनिंग सेट भी बन गया और टेस्ट सेट भी बन गया। ये खुद ही बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि 50,000 ट्रेनिंग सेट दे रहा है और 10,000 टेस्टिंग इमेजेस दे रहा है, और हर क्लास के अंदर हमारे पास 6,000 इमेजेस इन टोटल है। दैट्स व्हाई 5,000 उसमें आ रही होंगी, 1,000 उसमें आ रही होंगी, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग रिस्पेक्टिवली। So now here we're gonna normalize the pixel values to be between 0 and 1, which is pretty essential, क्योंकि अगर 255 तक जाएगी तो मॉडल बहुत टाइम लेगा कंप्यूटेशन के अंदर। इट्स मीन के अगर अभी आपकी वैल्यू 0 1 में जो भी टाइम ले रहा है, तो अगर मॉडल आपका 255 तक वैल्यू जा रही होगी तो आपका मॉडल 255 टाइम्स मोर टाइम ले रहा होगा while being in training। ठीक है, सो इट्स जस्ट इट्स लाइक जस्ट दैट सिनेरियो, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो नाउ वेरीफाइंग द डाटा सेट है, हमने यहाँ पे क्लास नेम प्रोवाइड कर दी है। वही टोरंटो की वेबसाइट पे हमारे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो नॉट टोरंटो की वेबसाइट पे हमारे पास क्लास ऑलरेडी मौजूद है। हमने वहाँ से सिंपल सिंपल कॉपी करी कि भाई क्लास 0 की एयरप्लेन है, क्लास 1 की ऑटोमोबाइल है, देन वी आर हैविंग बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, शिप, ट्रक। टोटल हमारे पास 10 क्लासेस हमारे पास ना अवेलेबल हो गई हैं। देन वी इम्प्लीमेंटेड अ प्लॉट डॉट फिगर, फिगर साइज 10x10, हमारे पास 10x10 की फिगर साइज आ गई है। ऑलराइट, ग्रेट। फिर हमने बोला फॉर आई इन रेंज 25। अब क्योंकि हमारे पास हमको 25 पिक्चर्स प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 के ग्रिड के अंदर, तो हमने यहाँ पे लूप लगा दिया और यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई प्लॉट डॉट सब प्लॉट 5,5 i+1। हमें पता है कि हमारे पास ये ग्रिड है। ठीक है, हमने ग्रिड मेंशन कर दिए, और ये क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 25 तक चलेगा। मतलब सब प्लॉट मेंशन कर रहा होगा कौन सा प्लॉट पे जाना है आपको। अच्छा, प्लॉट डॉट एक्सटी हमने नन कर दिए हैं, पार्टीज भी नन कर दिया ताकि हमारे पास ग्राफिक फॉर्मेट में ना हो, इमेज की फॉर्मेट में नजर आए थोड़ा सा। और राइट, देन वी आर हैविंग प्लॉट डॉट ग्रिड फॉल्स कर दिया ताकि हमारे पास ग्रिड्स भी ना आए। प्लॉट डॉट इमेज शो, फिर हमने सारी इमेजेस को शो भी लगा दिया, और हमने कलर मैपिंग डाल दी है, विच इज द बेसिक वन ऑफ कलर इमेजेस कलर मैपिंग के प्लॉट डॉट सी एम डॉट बाइनरी, हमने पे वो डाल दिया कलर मैपिंग। एंड देन ऑफ कोर्स वी आर हैविंग लेआउट हियर। हमने क्या किया, हमने शो कर दिया। उससे शो करने से पहले हमने क्या किया कि प्लॉट डॉट एक्स लेबल किया, और सबके जो क्लास नेम भी आ गया। ठीक है, अच्छा, अभी क्या देख रहा था, अच्छा सही है, ये हमारा हो गया एक ओवरव्यू हमारा। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था, हमारे पास सारे प्रिंट नहीं हुए हुए, या अब क्या पता वो आए ना हो। अच्छा, ऑटोमोबाइल ये रहा, ऑलराइट, हुए हुए सारे हुए हुए। इट वाज जस्ट लाइक माय रैंडम थॉट कि शायद सारे नहीं आए। ओके, creating the convolutional base. The 6 lines of code below the convolutional base using a common pattern, a stack of column 2D and maximally 2D layers. ये वैसे कल की डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैंने चेंज नहीं करी, बट आई डोंट नो, ये 6 लाइन्स ऑफ कोड नहीं रहा, ये बहुत सारी लाइन्स ऑफ कोड है। आई गेस ये 12 लाइन्स ऑफ कोड हो गया है, तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। हम इस जगह देख लेंगे कितने लाइन्स ऑफ कोड है। सो बिफोर दैट अच्छी खासी लाइन्स ऑफ कोड है, 6 लाइन्स ऑफ कोड नहीं है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो खूब एक कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर हमारे पास कुछ सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिर्फ क्या टेक्निक है हमारे पास कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इनपुट का स्टैक है, हमारे पास ये इनपुट की लेयर है, हमारे पास ये 3D टेंसर के फॉर्मेट में या 2D टेंसर के फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में भी आप कहना चाहो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा इनपुट में आ रहा है, डाटा इनपुट में हमारे पास एक स्टैक बेस्ड कन्वोल्यूशनल लेयर है जिसके हमारे पास डाटा आउटप्रिंट हो रहा है। आउटप्रिंट होने के बाद हमने उसमें यकीनन तौर पे कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन भी इस्तेमाल किया होगा। अब सोचना ये कि एक नॉर्मल हिडन लेयर के अंदर हमारे पास यूनिट्स होते हैं, इसमें हमारे स्टैक्स होते हैं। फर्क क्या होता है दोनों के अंदर कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ 3 डायमेंशंस लाइक RGB, रेड ग्रीन ब्लू, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में उससे डील करना आसान नहीं होता, और डील करने से मॉडल आपका अच्छा इवेल्युएट नहीं हो पाता। दैट इज फॉर व्हाट रीजन कि हम नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर
या अदर देन द CNN न्यूरोग्राफी के अंदर हमें इमेजेस को ब्लैक एंड व्हाइट पे करना जरूर पड़ता है कन्वर्ट, एंड देन वी डील विद दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस कि हम इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, यू नो किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि इमेज क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं, एंड देन वी आर हैविंग कंप्यूटर विजन डिफरेंट टेक्निक्स एज वेल। अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है गिवन बाय द प्रोफेसर, एंड दैट्स के फॉर एग्जांपल in Pakistan or in Pakistan or in India, we are having dense population. ठीक है, let me see who is calling me. All right, so in Pakistan or India we are having dense population, for example. तो अगर इफ रोड के अंदर, रोड के ऊपर से हमारे पास गाड़ियाँ जा रही हैं बहुत सारी, और या बाइक जा रही हैं, ठीक है, सो देर आर मेनी इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मॉडल के वो बाइक को देख रही हैं, लेकिन डिटेक्ट कर रही है कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, बट देर इज नन सच टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो कि पाकिस्तान या इंडिया जैसे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो सके, नेपाल में इम्प्लीमेंट हो सके, बांग्लादेश में इम्प्लीमेंट हो सके, फिलिपीन में इम्प्लीमेंट हो सके, बिकॉज दीज आर सच कंट्रीज विच आर हैविंग डेंस पॉपुलेशंस, एंड विद इंडोनेशिया में इम्प्लीमेंट हो सके, एंड बिकॉज ऑफ डेंस पॉपुलेशंस अब क्या होता है, आपके पास बाइक का रेशो ज्यादा है, चाइना में इम्प्लीमेंट हो सके, चाइना में इम्प्लीमेंट करने वाला अजाब है उसको। क्यों? क्योंकि हमारे पास एट अ टाइम 15, 20, 30 ऐसे, चाइना में स्पेशली इन चाइना के अच्छी खासी बाइक का रेशो होता है और आ रहा होता है, ठीक है, और फिर कोई आगे पीछे कोई मतलब रूट नहीं होता है हर जगह पे, जैसे मर्जी हर किसी ने, वी आर हैविंग अ यूनिक रूल क्रिएट योर ओन लेन, तो हम हमें जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे लाइन बना लेते हैं और वहाँ पे निकल जाते हैं, सो विच इज रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट हैपनिंग। तो एक ऐसे एरिया में मॉडल को इम्प्लीमेंट करना, एक नॉर्मल इमेज क्लासिफिकेशन के लिए आसान नहीं होता। सो फॉर इन दैट सिनेरियो भी अगर हम सीरियल को लेकर जाते हैं तो हमारे पास एक स्टैक्स ऑफ कॉन्वोल्यूशनल होता है। ये मैं एक पेपर से पढ़कर आया हूँ आज। तो अब उससे हमें क्या हेल्प होती है, उससे हमें ये हेल्प होती है कि सबसे पहले हमने वही, जैसा मैंने कल बताया था, सबसे पहले तो आपने एक यूज हो रहा होगा जो बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो बैकग्राउंड हमारे पास आ रहा होता है ना, वो वहां से कट जाए बिल्कुल। अब बैकग्राउंड कटने के बाद हमारे पास क्या बचा, अब उसमें कुछ रॉ चीजें भी होंगी जो कि फॉर आवर मॉडल इज कैन बी आउटलायर एज वेल, और कुछ बाइक्स भी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगी। लेट मी जस्ट सिट इन द सेंटर इफ यू आई एम नॉट लुकिंग राइट टू इट। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, फिर हमारे पास बहुत सी चीज़ों के साथ साथ देर में भी सम थिंग्स एज वेल की गाड़ियां भी हों। ठीक है, अब हमारा मॉडल हमारा इस सब ये काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर मॉडल के सब बाइक को देख रहा है, तो उसने उन सब चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हमारे उसने बाइक को डिटेक्ट करना है, फिर एक स्टैक होगा सीरन का। ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, बाइक को डिटेक्ट करने के बाद वो कहेगा अच्छा बाइक का अपर पार्ट कौन सा, लोअर पार्ट कौन सा है, लोअर पार्ट को किसी और मॉडल में भेजेगा, अपर पार्ट को किसी और मॉडल में भेजेगा। अपर पार्ट में से उसने ये रिकॉग्नाइज करना है कि क्या उसने हेलमेट पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ। अगर नहीं पहना हुआ, सो इट मींस इट्स ही इज अगेंस्ट रूल। अगर वो अगेंस्ट रूल है तो फौरन जाओ उसकी बाइक की नंबर प्लेट पे डिटेक्शन करो। जब नंबर प्लेट डिटेक्ट हो जाएगी तो उसके एरिया क्रॉप अप होकर आ जाएगा। जब एरिया क्रॉप होकर आ जाएगा तो वहां पे OCR के थ्रू रिकग्निशन हो कि उसकी नंबर प्लेट नंबर क्या लिखा हुआ है। जब नंबर प्लेट के नंबर हमारे पास फेच हो जाएंगे, उसको मजीद क्लैरिफाई करने के बाद, यकीनी तौर पर बनाने के बाद, ठीक है ना, मैनुअल चेकिंग ऑप्शन भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन बीइंग एन ऑटोमेटेड प्रोसेस, फिर उस नंबर के ऊपर वो स्क्रैपिंग के थ्रू एंड ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू वो जा रहा है एक्साइज के सर्वर पे, और उनको डिटेल्स आ रही हैं and चालान जनरेट हो रहा है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब टिकट जनरेट हो गया उसके अगेंस्ट कि भाई आपने रूल वायोलेट किए। सो दिस इज सच काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो खैर सीएनएन भी कभी कभी जगह पे फेल हो सकता है। सो इन दैट सिनेरियो वी मे हैव फास्ट RCNN, तो कि CNN की ही टाइप है। So currently we are not just talking about the which is the perfect model to discuss. Currently I'm discussing how CNN plays an important role in such kind of trivial model implementation in such kind of dense areas. Yeah, dense population of images. That is how it plays its major role in it. ठीक है, अच्छा अब एक चीज हमारे पास और है, अगर आप देखें तो लोग काम कर रहे होते हैं जोलो के ऊपर, डिटेक्टोन के ऊपर। डिटेक्टर पे हमने थोड़ा सा देखा था, जोलो के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं। आज मैंने कहा था कि हमारी वर्कशॉप आसान होगी, आज हम थोड़ा सीनियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ। तो योलो के अंदर हमारे पास अगर आप देखो, हम योलो योलो क्या है, अगर आपने योलो पर काम किया हो तो योलो के अंदर मल्टीपल प्री ट्रेड मॉडल्स हैं।
अब योलो के अंदर जो पल्टी P200 मॉडल है उनमें से कुछ बने होंगे मास्क RCNN पे, कुछ बने होंगे फास्ट RCNN पे, कुछ बने होंगे सिर्फ CNN के ऊपर, कुछ बने होंगे सिर्फ RNN पे। कोई अकेला मॉडल नहीं होता, तो RCNN पे होता है यूजुअली, ठीक है ना। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल, बट CNN इज यूज समहाउ। तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं योलो के अंदर भी और P200 के अंदर भी, बट उसकी रीजन क्या है, दैट CNN कैन सब्ट्रैक्ट द विजुअलिटी एंड ऐड द विजुअलिटी एज वेल। क्या है, अब मैं अभी एक सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं भी नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं यूजुअली यूट्यूब पे अगर मैं आऊँगा, सो आई एम नॉट गोना पुट दिस नॉर्मल कैमरा, ऑफ कोर्स आई एम गोना पुट द माय DSLR हियर। और अब जब DSLR पुट कर रहा हूँ तो वो अपने आप उसकी कैपेबिलिटी होती है कि जब मुझे फोकस करेगा तो मुझे पीछे का ब्लर कर देगा। सो अब मैं अगर उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूँ एंड आई पुल अप द सॉफ्टवेयर ऑफ NVIDIA, जो कि पीछे का जो बैकग्राउंड होगा उसको चेंज कर देगा विदाउट यूजिंग ग्रीन स्क्रीन, एंड दैट कैन हैपन स्पेशली इफ यू आर हैविंग RTX कार्ड। तो आपके पास एक बाय डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर आएगा NVIDIA की तरफ से, विच इज अवेलेबल टू देयर प्रीमियम कस्टमर्स, कि आप विदाउट यूजिंग ग्रीन स्क्रीन अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इट विल नॉट लुक लाइक जैसे आप गूगल मीट्स पे या टीम्स के ऊपर या जूम पे देख रहे हो कि आपके एजेस के ऊपर वो खराब हो रहा होता है। नो नो नो, इट इज गोइंग टू बी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कितना वो ग्रेट होता है आपकी सोचने से ज्यादा। और अगर आपने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, फिर तो आप टेंशन नहीं लो, आपने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, आपकी लाइटिंग कंडीशन कैसी है वो आपको बैकग्राउंड के हिसाब से आपकी लाइटिंग कंडीशन अप्लाई करता है। सो हाउ इट्स गोइंग टू डू दैट, कि सबसे पहला एल्गोरिथम हमारे पास कन्वोल्यूशंस के होते हैं। कि कन्वोल्यूशंस क्या कर रहे होते हैं कि हमारी इमेज के अंदर से फीचर्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा काम होता है एक कन्वोल्यूशनल बेस का। हमारे पास यहाँ पे कन्वोल्यूशनल बेस थी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कन्वोल्यूशनल बेस थी, फीचर सेपरेट हो गए होंगे। हमारे पास वैसे 3 थी, तो हमने यहाँ पे 6 डायग्राम में 6 ही बनी हुई थी, मैंने नेट से उठा कर डाली यहाँ पे। फिर हमारे पास मैक्स बूलिंग फिल्ट्रेशन थी। अब हम कोई भी फिल्ट्रेशन अप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आई हैव अ वेरी लो कलर इन माय बियर्ड, लेकिन पता नहीं कैमरा बहुत ज़्यादा डार्क दिखाता है, आई डोंट नो व्हाई। सो इट्स सम काइंड ऑफ के वो क्वालिटी को शार्प करने के चक्कर में, बिकॉज आई डोंट नो, तो कुछ शायद कुछ ऐसा होता है कि कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है या कुछ ऐसा सिनेरियो है। तो क्या हुआ, ये फिल्टर हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि सारे वो फिल्टर जो आप कैमरा में स्नैपचैट में अप्लाई कर रहे हो वो सारे फिल्टर इसी के थ्रू अप्लाई हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। फिल्ट्रेशन मीन्स के फॉर एग्जांपल आपके घर में पानी आ रहा है एंड यू हैव अप्लाइड अ फिल्टर, कि आपके जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो फिल्टर आउट हो जाए आपके पानी से, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाए पानी से, और फिर आपके पास पानी है, आपने क्या कर दिया, फिल्टर लगा दिया। अब फॉर एग्जांपल कॉन्वोल्यूशन से हमारे पास डाटा आ रहा है, अभी भी तो रॉ के अंदर है, एक्टिवेशन फंक्शन में वैल्यू लगाया है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगी हमें पता है, लेकिन लीनियरली होंगी, लेकिन नेगेटिव में नहीं होंगी, लेकिन एक रॉ में जरूर होंगी। हमने फिल्टर लगा दिया कि भाई इसमें से फिल्टर होकर डाटा हमारे पास आए। अब फिल्ट्रेशन किस तरीके से हो रही होती है मैक्स पूलिंग के अंदर, मैक्सिमम वैल्यू। हमने कल बात की थी कि सीजन के अंदर जो पैडिंग हो रही होती है। अब पैडिंग क्या होती है, अगर आप वेब डेवलपर रहे हो या एंड्रॉइड डेवलपर रहे हो, आपको पैडिंग का पता होगा। पैडिंग इज लाइक अ सबसेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो इसके अंदर भी कुछ इस तरीके का ही आइडिया है। हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पैडिंग, ये स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास ये पैडिंग उठकर आया। हमने बोला कि इस 32x32 पिक्सल की इमेज के अंदर 6x6 पिक्सल्स की पैडिंग हमारे पास उठकर आए, और उस पर से 2x2 का हमारे पास मैक्स पूलिंग आ जाए। अब 6x6 के अंदर अगर हम बात करें 2x2, एग्जाम्पल मैंने 4x4 की दी हुई है, नीचे है शायद, यस, चलो 4x4 की पैडिंग थी और 2x2 का मैक्स पूल आ जाए, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास ये पैडिंग थी सीजन के अंदर, हमने कहा भाई ये पैडिंग है। अब जब हम इसमें मैक्स पूलिंग अप्लाई करेंगे तो हाउ इट गोना परफॉर्म के, सबसे पहले मैक्स पूलिंग 2x2 यहाँ पे जाकर बैठ जाएगा, बोलेगा भाई हाईएस्ट नंबर चाहिए, हाईएस्ट नंबर चाहिए, हाईएस्ट नंबर चाहिए। हाईएस्ट नंबर अट्रैक्ट होकर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। फिर सेम इट गोना रिपीट टू द सेकंड सबसेट, 30 हमारे पास हाईएस्ट बना, हाईएस्ट हमारे पास मैक्स पूलिंग में भी आ गया, सेम विल गो फॉर द 112 एंड सेम विल गो फॉर 37 एज वेल। तो हमारे पास क्या हुआ, एक अगर 32x32 की इमेज के अंदर से हमारे पास एक 4x4 की फॉर एग्जांपल एक पैडिंग आई, और उस पैडिंग में से आने के बाद हमारे पास मैक्स पूलिंग 2x2 की थी, तो हमारे पास किस तरीके से फीचर्स जो थे यू नो मैक्सिमाइजली एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये काम सिर्फ एक पोर्शन में नहीं हो रहा होगा, ये मल्टीपल पोर्शन में हर जगह हर तरह के कंपैरिजन के साथ हो रहा होता है।
जिस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक नोड हर नोड से कॉन्टेक्ट कर रहा होता है, अपना डाटा भेज रहा होता है एक नोड को अपने फॉरवर्ड नोड को, ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी ऐसी हो रहा होता है कि हर पैडिंग जो है मल्टीपल मैक्स पूलिंग क्रिएट कर रही होती है। सो एज यू कैन सी हियर, तो या फिर यही मैक्स पूलिंग आगे जाके एक नया कन्वोल्यूशन बनाती है। अब बेसिकली अब इस पे लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा था, वो समझे कि इसका एक छोटा सा पार्ट होगा जो कि हम इसमें देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो मैक्स पूलिंग आगे जाके आउटपुट करेगा, ये पूरा का पूरा वही कन्वोल्यूशन होगा, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होगा। उसके अंदर मजीद फिर वो मैक्स पूलिंग करेगा और फिर आगे जाके वो हिडन लेयर में जा रहा है या सेकंड मैक्स पूलिंग में जा रहा है, ठीक है, सिनेरियो समझे। अब जब ये कन्वोल्यूशन लेयर बन गई है, इसमें पूरी की पूरी इमेज एकदम से नहीं जा रही होती। इनपुट आए हमारे पास, मल्टीपल इनपुट्स हैं, देयर आर सम सेट ऑफ इमेजेस, या बैच साइज पे डिपेंड करता है ना आपका। अगर बैच साइज 64 है फॉर एग्जांपल, 64 इमेजेस आ रही है आपकी, ठीक है, तो हमारे पास ये पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा नेक्सस में कन्वोल्यूशनल बेस बन जाएगा। आज हमने इत्तेफाक से बैच साइज 64 रखा, तो मैंने 64 नाम ले दिया, because we are having a huge number of samples. You can put 64 easily. There is no big deal here. Accuracy आज भी 90% अचीव नहीं कर रहा है की मैंने, मुझे ड्रॉप आउट मजीद यूज करने पड़ जाता है उसके लिए, लेकिन हाँ आई एम प्रीटी श्योर कि ओवरफिटिंग दूर दूर तक यहाँ पे आज नहीं है। ठीक है, आज अब हम एक नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एक है बैच नॉर्मलाइजेशन का, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है मशीन लर्निंग के अंदर। आज एक दफा फिर पढ़ लेंगे बैच नॉर्मलाइजेशन को डिटेल के अंदर। डिटेल में सब इतना पढ़ेंगे भाई ये करता क्या है, क्यों यूज करते हैं, डीप लर्निंग में इसका क्या फायदा है, एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज, और मशीन लर्निंग में इसका कैसा रिजल्ट होता था। ठीक है, ओके। सो तो भाई इसके तीन बेनिफिट्स हैं बैच नॉर्मलाइजेशन के। एक हमारे पास है स्पीड्स ऑफ ट्रेनिंग, फिर हमारे पास है डिक्रीजेस इंपॉर्टेंस ऑफ इनिशियल वेट्स, एंड वी आर हैविंग रेगुलराइजेस द मॉडल लिटिल बिट। सही है, ओके। ये हमारे पास मॉडल आ गया, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट लेयर आ गई है, हमारे पास हिडन लेयर आ गई है, ए बी हिडन लेयर आ गई है, बी हिडन लेयर आ गई है, आउटपुट आ गया। हमारे मॉडल से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डाटा आया इनपुट से, हमारे पास एक हिडन लेयर थी। जस्ट फॉरगेट कि हम सीनन यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉरगेट वी आर हैविंग अ नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क। इनपुट आया हमारे पास हिडन लेयर से, वो डाटा आगे चला गया। अब जब वो आगे जाएगा वो मजीद नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। डेटा की रेंज हमारे पास थी 0 से लेकर 1000, हमने नॉर्मलाइज कर दिया, उसको डिवाइड बाय 1000 करके 0 से लेकर क्या तक हो गया, 1 तक हो गया। सही है, इनपुट सा हिडन हुआ। इन केस डाटा हमारा निकल गया और आगे एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते करते 2.1 3.4 तक चला गया, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर दोबारा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर दी, वो नंबर और बहुत छोटा हो गया होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। फिर हमने दोबारा डीएनए के अंदर गया, उसने अगर थोड़ी सी भी कोशिश की होगी कि वो 1.01 भी हो जाए, उसको 1 से छोटा होना पड़ेगा लाजमी, तो हमें दोबारा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर दी, और वो हो जाता है आराम से, नंबर बढ़ जाता है। बिकॉज इन सम एंटायर फंक्शंस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन दिस कैन हैपन इजीली, किसी एक नेक पे तो होता है, वैल्यू हमारी और कंप्रेस्ड हो गई। दोबारा आगे गए हिडन लेयर के अंदर, उसने भाई जरूरत करके 1.01 कर ही दिया वैल्यू, बोला क्या उखाड़ लो। उसको नहीं पता था क्या क्या हमारे पास एक नॉर्मलाइजिंग बैच नॉर्मलाइजेशन लगा हुआ है। उसने बोला भाई सीधे सीधे तुम लोगों को काटूंगा, आधा कर दूंगा, और हो गया आधा। जब आधा हो गया तो क्या हुआ, डीप लर्निंग मॉडल को कंप्यूटेशन के अंदर बहुत आसानी हुई। सम पेपर हैव सेड के batch normalization, shows you 10 times more performance than a normal one. You know what 10 times mean? 10 times mean के आपके पास मेरे पास एक पेपर खुला हुआ था, मैं इसमें आप खोल लूँ, ओके, ऑलराइट। ये एक पेपर था, मैंने ये पढ़ा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बोला 10 टाइम्स फास्टर हो जाती है। लेकिन आज भी लोगों को समझ में नहीं आता दैट हाउ बैच नॉर्मलाइजेशन वर्क्स। एंड्रयू निक ने, आयन गुडफेलो ने, एंड्रयू कारपेथी ने, दे आर सम यू कैन से मास्टर ऑफ एआई, एंड दे आर नॉट जस्ट दिस एआई, दे आर रियल एआई मास्टर्स। तो they have explained some sort of techniques कि why actually batch normalization is working in this scenario.
अब अगर वर्क कर भी रहा है तो भाई सही है, वर्क होने दो, लेकिन अब क्या है कि अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है वो भी इतफाक से सफार 10 और सफार 100 के डेटा सेट के ऊपर हुई हुई है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग डेटा सेट है, एक में 10 क्लासेस है, एक में 100 क्लासेस है। अभी हम लोग 10 क्लासेस से डील कर रहे हैं, और एक हमारे पास ये एक अलग डेटा सेट है, कोई होगा, मैंने कभी काम नहीं करा इस पे, तो इसके ऊपर बात हो रही है। तो खैर आप लोग ये पढ़ सकते हो आगे जाके। मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ। इफ यू वांना, इफ यू लव रीडिंग इट, श्योरली वी गोना रीड इट, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेट मी, ओके, आई हैव पोस्टेड इट। अच्छा, अली रजा का कोई क्वेश्चन था? No, no, no. Basically, NVIDIA is just marketing their ray tracing techniques, लेकिन बैकग्राउंड रिमूवल से रे ट्रेसिंग का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन आप सवाल ही पता होता है कि रे ट्रेसिंग कार्ड्स के अंदर ये अवेलेबल क्यों है, बिकॉज उनके CUDA कोर्स बहुत ज़्यादा है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू GTX कार्ड। अब GTX कार्ड के अंदर अगर नॉर्मली आप देखो तो 1500, मेरे पास जो है वो 1536 है। अब जो मुझे खरीदना है जो कि मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ, वो है 3070 या 3080, जो भी बजट में हुआ। अब उसके कितने, 5888, 4 to 5 times मोर। कोलैब पे जो हमारे पास जीपी होते हैं ना, उसके 2400 होते हैं। सोचो कि 5888 जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ, कितने ज्यादा होंगे। तो दैट इज द रीजन। इस RTX इज नॉट द रीजन। हाँ, अलबत्ता डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग जो टेक्निक उन्होंने लॉन्च करी है एनवीडिया ने, वो भी कोई हार्डवेयर फॉर्मेट की टेक्निक नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक। बट दे आर ट्राइंग टू से कि हमारा अपने डीप लर्निंग मॉडल्स है, सुपर सैम्पलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। कि अगर मेरे पीछे अगर फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस हैं और दे आर जस्ट मेकिंग ह्यूज नॉइज, आई एम गोना क्लिक द बटन हेयर, और क्या होगा, उनकी पे जस्ट दे आर 1 मीटर बैक और उनकी आवाज कैंसिल आउट होकर मेरी आवाज आपको आ रही होगी। दिस कैन बी हैपन, यस। बैकग्राउंड कैंसिल हो रहा होगा। एंड फॉर एग्जांपल मेरी क्वालिटी अगर कैमरा में लगा दूं 240 पिक्सल्स का, वो 1080p तक आराम से स्केल कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। और रियलिस्टिक लुक आएगा, मतलब एक जिस तरह फिल्मोग्राफी के अंदर लुक होता है ना, बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है, आपके एच बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वैसे लुक आ रहा होता है। दिस कैन बी हैपन ऑन एनवीडिया। फिर हमारे पास जो वीडियो अपलोडिंग होती है टीम्स के ऊपर, जूम के ऊपर, मीट के ऊपर, वो रॉ होती है। एनवीडिया का वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, बट लेकिन अभी अभी इस वक्त एनवीडिया का सबसे अच्छा है। तो वो क्या कर रहे हैं एनवीडिया के सॉफ्टवेयर, इस वीडियो को अगर 10 मेगाबाइट पर सेकंड की वीडियो है, वो उसको शायद 1 मेगाबाइट तक ले आए। दे हैव क्लेम कि 20 टाइम्स मोर कंप्रेस कर देते हैं वीडियो को, जिससे क्या होता है कि आप 1080p या 4K स्ट्रीमिंग भी अपने कम इंटरनेट पे इजीली कर सकते हो। सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, वी आर करेंटली नॉट डिस्कसिंग दैट, वी आर डिस्कसिंग दिस बैच नॉर्मलाइजेशन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि बैच नॉर्मलाइजेशन क्या है बेसिकली, और किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा होता है, किस तरीके से हमारा मॉडल यहाँ पे ट्यूनली परफेक्ट रहता है, और हमारे पास कंपटीशन कॉस्ट इंक्रीज भी नहीं हो रही होती। तो पहला फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्पीड, जो कि आज हम इसको देखेंगे। 150 इपॉक्स हमने सब 2 मिनट पे ट्रेन किए होते हैं, 5 मैक्सिमम। अच्छा, रेगुलराइजेशन के अंदर अगर हम यहाँ देखें, तो भाई रेगुलराइजेशन के अंदर जो पिक्चर है वो बेसिकली रेगुलराइजेशन की नहीं है, लेकिन वो ओवरफिटिंग की पिक्चर है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि व्हाट्स ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग के अंदर हमारे पास क्या कहानी होती है, फॉर एग्जांपल के ये हमारे पास क्लास 1 है, ये हमारे पास क्लास 2 है। अगर हम सिंगुलरली क्लासीफाई कर दें, तो हमारे पास हम कहेंगे अंडर फिटिंग के अच्छे खासे पॉइंट्स हैं जो हमारे पास यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जा रहे हैं। और अगर हम इस ग्राफ को एक्सटेंड करें, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक कर्व था, जो कि कर्व अंडर रेट हो गया है, और अब हमारे पास अच्छे खासे आगे जाके एक्स होंगे, क्लास 1 के पॉइंटिंग्स होंगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे मिस क्लासीफाई हो रही होगी। Then if we are having appropriate fitting here and we are having overfitting here, appropriate spelling गलत है, ओके, नो इशू, पिक्चर में ऐसा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब एक या दो आउटलायर्स पॉसिबल हैं, बट इट डजेंट मीन कि हमारे पास सारे के सारे जो हों वो ऐसे ही हों कि फॉर एग्जांपल मिसक्लासीफाई हो। तो इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट फिल्टरिंग। अब इसमें 80% हो, 90% हो, 95 हो, 85 हो, दैट्स नॉट अ केस। ठीक है, सो वी कैन डील विद दोस सिनेरियोज। अब हमारे पास है ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्लास 1 है और क्लास 2 है। तो क्लास 1 क्लास 2 के बीच में जब
बस क्लासिफिकेशन हो रही होती है। तो अगर आप देखो बिल्कुल एज टू एज है। क्या हर दफा हमारे पास रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर डाटा इस फॉर्मेट में होगा कि थोड़ा सा क्लास वन इधर हो गया हो? नहीं। तो ओवरफिटिंग जब रियल वर्ल्ड में जाता है तो बहुत पुअर रिजल्ट जनरेट कर रहा होता है, एंड दैट इज द रीजन हमें ओवरफिटिंग को डील करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी जो फिटिंग हो वो अप्रोप्रिएट रहे। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक पहली और मोस्ट फंडामेंटल टेक्निक जो होती है वो रेगुलराइजेशन होती है, which makes side modifications to the learning algorithm such that the model generalizes better. This system improves the model's performance on the unseen data as well. तो चलिए हम यूज करते हैं। आज मैं इसकी क्वेश्चन से डील नहीं करूंगा, इसकी क्वेश्चंस के साथ कभी किसी फ्यूचर में डील कर लूंगा, बिकॉज अदरवाइज इट्स गोइंग टू टेक another 15 to 20 minutes एंड देन यू आर गोना फेड अप, क्योंकि अभी हमारा मॉडल बाकी है। तो अभी हम अपने मॉडल को देखते हैं जो कि अगले 15 मिनट ले लेगा और फिर हमारी वर्कशॉप ऑलमोस्ट एंड होगी। सो हेयर वी आर डिफाइनिंग आवर मॉडल। किस तरह हमने डिफाइनिंग किया, हमने फंक्शन नेम लिया हमारे मॉडल के नाम से। और मॉडल के नाम से हमने क्यों नहीं लिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रॉप अ कन्फ्लिक्शन बिटवीन अ मॉडल, ठीक है, जो एक्चुअल मॉडल होगा केरास का उसके। तो दैट इज व्हाई जस्ट मेक अ नेम ऑफ माय मॉडल। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा, हमने इनपुट्स ले लेते हैं। तो हमने इनपुट्स ले लिए। अब इनपुट कैसे लिए हमने, इनपुट इज इक्वल टू इनपुट शेप प्रोवाइड कर दी 32/32, अगर आप पुरानी वर्कशॉप खोल लो, जो कि मुझे खोलने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा, अगर आप थोड़ा मुझे मौका दें, जस्ट वेट अ मिनट। ब्लैक स्क्रीन आई तो पूरा देखो कैमरे पे से जो एक्सपोजर था वो भी खत्म हो गया। वाइट स्क्रीन आएगी तो और कैमरे पे एक्सपोजर आ जाएगा, या सो देखा आपने कि वाइट स्क्रीन की कितना इम्पैक्ट होता है। ऑलराइट 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 ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यही वो मॉडल है जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, बट विद सम मोर टेक्निक्स हियर। हम एसएमआर रेगुलराइजेशन इम्प्लीमेंट करेंगे, बैच नॉर्मलाइजेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वी जस्ट गोना सी। अच्छा, आज मैंने 64 की जगह 128 रखा है, ठीक है। तो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट मैंने 128 रख दिया। मैंने देखा थोड़ी सी accuracy थोड़ी सी बेहतर हो रही थी, मैंने कहा चलो रख दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, 32/32/3, ठीक है हमारा। अच्छा, ये आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अगर आप नंबर ऑफ कन्वर्जन्स बढ़ा दो या कम कर दो तो वो चल जाता है, लेकिन ये नहीं कि आप इनपुट में चेंजिंग कर दो, फॉरन एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी कि भाई मेरे पास इनपुट में ये मसला आ गया। इवन तो आपको पता है कि अगर आपके पास मॉडल के अंदर इनपुट शेप 25/25 है और आपने 26 पिक्सल की पिक्चर भी डाल दी है जो एक से 26 हो, आपका मॉडल वहाँ पे भी एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे यार, तो फिर ओपन सीवी पे कैसे काम होता है, कंप्यूटर विजन पे कैसे काम होता है, जहाँ पे हमारे पास मॉडल्स पे कोई रेजोल्यूशन डिफाइन नहीं होती। सो यू हैव नो आइडिया कि अंदर कितना इमेज को रास्टराइज किया जा रहा होता है टू मेक पिक्सल टू पिक्सल परफेक्ट। सही हो गया। हमारे पास यहाँ पे इनपुट शेप थी 32/32/3, सेम यू आर हैविंग हियर एज वेल। इनपुट आ गया हमारे पास सिंपल। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेंशन क्या किया था कि इनपुट सीधा आएगा और सीधा कहाँ जाएगा, कॉन्वोल्यूशन लेवल जाएगा। ये स्ट्रक्चर होगा हमारा इसका, और एक्टिवेशन फंक्शन हमारा क्या होगा, रेलू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या बोला, यहाँ पे हम पैडिंग सेम रख रहे हैं। पैडिंग को अभी मॉडिफाई नहीं कर रहे क्योंकि तुमने पैडिंग को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा अभी। सो वी गोना कीप इट सेम। सो लेयर्स कम्यूटिटी 32/3 रखेंगे हम यहाँ पे, वो बेसिकली एक ही बात है। ठीक है, 32/3 रखेंगे। पैडिंग रखा हमने, तो सेम कर्नल रेगुलराइजर्स डॉट L2 0.01। ये L2 ड्रॉप आउट है। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कहा कि अभी हम रेगुलराइजेशन को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे, लेकिन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने कल सीनियर अप्लाई किया, डिटेल में थोड़ा पढ़ लिया, ड्रॉप आउट आगे जाके किसी भी वर्कशॉप में पढ़ा दूंगा। फिर रेगुलराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, वो सारी पढ़ाने पड़ेंगे आपको, तो सारी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लिएगा। ठीक है। अच्छा, तो इनपुट हमारे पैडिंग में सेम है, हमारे पास हमने रेगुलाइजर डाल दी है। L2 है हमारा रेगुलाइजर, और हमने क्या डाल दिया, रेट 0.01। ठीक है, तो हमारे पास जब कमर्शियल लेयर बन रहा होगा तो हमारे पास ये रेट होगा ऑफ रेगुलराइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास वही सेम कॉन्वोल्यूशन बन गई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, और वो क्या है हमारे पास मिसिंग, अगर आप देखो तो एक्टिवेशन फंक्शन, दिस इज मिसिंग हियर। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बैच नॉर्मलाइजेशन ऐड करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन बाद में अप्लाई करेंगे, उससे पहले हम क्या ऐड करेंगे, बैच नॉर्मलाइजेशन, ताकि हमारा डाटा जो है नॉर्मलाइज हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड बैच नॉर्मलाइजेशन बिफोर एक्टिवेशन फंक्शन, ताकि अगर बैच नॉर्मलाइजेशन की वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडिफाई हो रहा हो तो एक्टिवेशन फंक्शन वापस उस स्ट्रक्चर को फॉर्मेट में ले आए।
All right. So there, then again, we are going to have activation.delu x here, जो कि हमारे x में आ गया है. Then we are having layers.maxpooling 2D, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी था. ये रहा. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी था. लेट मी जूम इट, क्या आपको क्लियर नजर आ रहा हो? ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी आ गया. एंड वी डोंट हैव टू मेंशन कि 2x2 का है. इट्स गोइंग टू पिक इट बाय इटसेल्फ एफिशिएंटली, कौन सा क्या रखना. ठीक है, हमारे पास लेयर मैक पुलिंग आ गया. देन वी आर हैविंग लेयर कॉन्वर्शन 2D 64x3x3, देन पैडिंग सेम. अब हमारे पास एक सेट ऑफ कॉन्वोलेयर बन गई है इनपुट के साथ, जो हमने यहाँ पे बनाई थी. ठीक है, वो हमारे पास 2 लाइन में थी, यहाँ पे हमारे पास 4-5 लाइनों के अंदर बन गई है. फिर हमारे पास एक सेकंड सेट जो है हमने बनाने जा रहे हैं, जो हमने यहाँ बनाया हुआ है. ठीक है, इसमें हमने 64 डाला हुआ था, हम इसमें 128 डाल देंगे कॉन्वो के अंदर, एंड वी सी हाउ इज गोना परफॉर्म. तो 128 डाल दिया. यहाँ पे क्या करा हमने, सिंपल नहीं 64 ही डाला हुआ है. 128 सेकंड वाले में, सॉरी थर्ड वाले में, तो 64 ही यहाँ पे. अच्छा 64. फिर हमने पेडिंग डाली सेम. कर्नल एग्राइजर हमें वही डाला हुआ सेम, सही लर्निंग रेट हमारा. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आ गई, एक्टिवेशन फंक्शन आ गया, मैक्स पूलिंग आ गई. ठीक है, और हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये एक दूसरा सेट भी कॉन्वोल्यूशन लेयर का बन गया. इफ यू सी देयर इज नो सच अ ह्यूज डिफरेंस हियर. दोनों सेम है क्योंकि दोनों में सेम एक्टिवेशन फंक्शन थे. यहाँ पे भी दोनों लेयर हमारे पास सेम थी, बस हमारे पास इनपुट स्टाइल में फर्क था. और यहाँ पे हमने एक इनपुट शेप डिफाइन की थी, जो कि हमारे पास एक इनपुट लेयर से आ रही थी. यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मैक्स पूलिंग से ही आ रहा है, सो वी डोंट हैव टू डील विद दोस सिनेरियोज. अच्छा, सो नाउ हमें थर्ड लेयर बनाई, उसमें हमें 128 बना दिया यूनिट्स को, 120 यूनिट्स रख दिए हमने, और स्टैक्स रख दिए. देन वी आर हैविंग सेम पैडिंग रेट, कर्नल रेगुलराइजेशन डाल दिए, वही सेम, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. बैच नॉर्मलाइजेशन डाल दिए. वी हैव पुट एक्टिवेशंस ऑफ डेलू हेयर. वी हैव पुट, अच्छा अब यहाँ पे आगे नहीं जाना, यहाँ पे आके हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है. मैं बहुत आगे भाग रहा था. ठीक है, यहाँ पे आके हमारा फंक्शन कंप्लीट, वी डोंट नीड टू गो फर्दर हेयर. अब यहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है, तो अगर आप वापसी यहाँ पर आओ, तो हमारे पास इसके आगे मैक्स पूलिंग नहीं था, क्योंकि इसके आगे हमें क्या करना था, कॉन्वो लगाना ही नहीं था. मैक्स पूलिंग यूजुअली दो कॉन्वो के बीच में लगता है, दो कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के बीच में लगता है. तो अब हम क्या करेंगे, हमें डेंसिटी अप्लाई करनी थी, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेंसिटी अप्लाई की है, 64 एक्टिवेशन ले लूँ. और डेंसिटी अप्लाई करने से पहले हमें अपने डाटा को क्या करना है, फ्लैट करना है डाटा. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर हमें उसको फ्लैट करना जरूरी, ताकि मॉडल में हमारे पास ट्रेनेबल हो सके, आउटपुट में आराम से आ सके. ठीक है, तो सिंपल हेयर हमने फ्लैटन लगा दिया. लेयर डॉट फ्लैटन कहाँ से आया हमारे पास, ये फ्लैटन टेंसरफ्लो डॉट केरास लेयर्स डॉट फ्लैटन, क्योंकि मैंने टेंसरफ्लो डॉट केरास ऑलरेडी ले रखा है, केरास डॉट लेयर्स ले रखा है, तो मुझे केरास डॉट लेयर्स डॉट फ्लैटन लिखने की जरूरत नहीं है. बस हर जगह लेयर्स डॉट फ्लैटन लेके काम कर रहा हूँ. अगर आपने टेंसरफ्लो डॉट केरास इंपोर्ट किया होगा, तो आपको केरास मेंशन करना पड़ेगा हर चीज़ से पीछे, लेयर से पीछे भी, एक्टिवेशन से पीछे भी, इंपोर्टिंग स्टाइल. ठीक है, या फ्लैटन हो गया. फिर यहाँ पे मैंने वही डेंसिटी अपनी अप्लाई कर दी है, 64 वैल्यू हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, और वो हमने यहाँ पे भी अपनी रेगुलराइजेशन की टेक्निक अप्लाई कर दी. सो यू नो हाउ मच आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माय ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग टेक्निक्स, के किसी तरीके से बस कहीं पे ओवरफिट ना हो डाटा हमारा. फिर हमने यहाँ पे डाल दिया अपना ड्रॉप आउट, जो कि L2 ड्रॉप आउट होना था, जो कि वहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, तो उसको भी हम इतना खास डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे. लेकिन ड्रॉप आउट इज कंपोनेंट ऑफ रेगुलराइजेशन टेक्निक, और यहाँ पे हमारे पास उसका ही रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इनकी एक अलग से वर्कशॉप ऑलरेडी डिजाइन है मेरे पास, तो आई एम नॉट गोना डील विद दिस एंड स्पॉइल अदर थिंग्स फॉर द फ्यूचर. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप आउट लगा दिया हमने, आउटपुट इज इक्वल टू लेयर डॉट डेंस लगा दिया. ठीक है, अब हमारे पास जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट हो रहा था 10 शेप में, 1D है, लेकिन स्केलर है, लेकिन 10 क्लास है हमारे पास. सो हियर वी गेट इट. तो यहाँ पे हमने लिखा मॉडल इज इक्वल टू मॉडल. इनपुट्स क्या है हमारे पास, इनपुट्स. आउटपुट क्या है हमारे पास, आउटपुट. दैट्स इट. हमारे पास इनपुट इसमें आ गए थे, हमारे पास आउटपुट किसमें आ गए थे, इसमें आ गए थे. आउटपुट कहाँ से जनरेट करा हमने, आउटपुट इज इक्वल टू लेयर्स डॉट डेंस 10. अब आप बोलोगे कि यार हमने जो इतने सारे एक्स कैलकुलेट करें, अरे इनका क्या हुआ, अरे इनका कुछ नहीं, वही सारे एक्स कैलकुलेट होंगे. पहले ये होगा, एक एक करके एक होंगे, एक के ऊपर स्टैक से ही सारे के सारे लेयर्स फॉर्म है. फिर सारा का सारा इनपुट कहाँ चला गया, हमारे पास आउटपुट पे चला गया.
तो हमने यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट में मेंशन कर दिया. सो एवरीथिंग इज परफॉर्मिंग, नथिंग इज बीइंग compromised. फिर मॉडल इज इक्वल टू, मैं मॉडल कर दिया, यहाँ पे हमारा मॉडल कंप्लीटली डिफाइन हो गया और मॉडल हमारा बन चुका है. So as you can see, it's pretty simple. If you are having any kind of question, you can ask right away as well. So let me see कि किसी को Q&A ना आया हो, तो क्या आप पहले मैं कंप्लीट करा देता हूँ किसी का Q&A हो, so you can ask me on the spot. I'm gonna answer it within few minutes. अब मॉडल के समरी देख लेते हैं कि मॉडल बना किस तरीके से है. मॉडल का नाम इसने दे दिया कि मॉडल 5 हमारा नाम है. ठीक है, चलो बाय डिफॉल्ट लेयर टाइप आउटपुट शेप पैरामीटर. सो लेट्स सी, हमारी इनपुट लेयर थी क्या, उसका साइज था 32/3, जीरो पैरामीटर क्योंकि ट्रेन तो हो नहीं रहा वहाँ पे कुछ. तो कन्वोल्यूशन लेयर आ गई, वहाँ पे हमारे पास 896 ट्रेनेबल पैरामीटर्स आ गए. ओके, देन वी आर हैविंग बैच नॉर्मलाइजेशन. अभी लेयर का नेम है दिया है इसने खुद से. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इतने शेप है उसकी. कितने ट्रेनेबल पैरामीटर बने हमारे पास यहाँ पे 128, ज़्यादा नहीं बने. ऑफ कोर्स आई कैस डिवाइड बाय 3 बन रहे होंगे, ज़्यादा बन भी नहीं रहे होंगे. ठीक है, अच्छा. देन वी आर हैविंग अ एक्टिवेशन फंक्शन. तो एक्टिवेशन फंक्शन में क्या मॉडल ट्रेन हो रहा होता है. एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता है, टेक्निक अप्लाई होती है कि हमारा डाटा एक स्पेसिफाइड शेप में आ जाए. तो नो ट्रेनिंग हियर एज वेल. मैक्स पूलिंग में ट्रेनिंग नहीं होती, अगर आपको याद हो कल वाले उससे. मैक्स पूलिंग में ट्रेनिंग नहीं होती, मैक्स पूलिंग में ट्रेनिंग नहीं हो रही. ठीक है, फिर अगेन वी आर हैविंग कॉन्वोल्यूशन हेयर, वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है और अच्छे खासे पैरामीटर्स हमारे पास. कल भी इतने ही पैरामीटर थे, आज भी हमारे पास इतने ही पैरामीटर आ गए 18496. अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंस कौन जो प्ले कर रहा होगा ना, बेस्ट नॉर्मलाइजेशन प्ले कर रहा होगा, आज हमारे पास इसके कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे, बट स्टिल इट गोइंग टू मेक अ ट्रेनिंग मच फास्टर. 128, फिर हमारे पास 256 हो गए. ठीक है, अब आगे जाके 512 हो जाएंगे, देखा 512 हो गए. तो अच्छा खैर नहीं बेस्ट. तो 18496 हमारे पास कॉन्वो के अंदर आ गया. फिर हमारे पास थर्ड लेयर आ गई कॉन्वो 2D की, और हमारे पास इस पर 73856 थे. यहाँ कितने थे हमारे पास, ओ वाओ, यहाँ पे हमारे 36,928 थे थर्ड कॉन्वो के अंदर. और यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासा रेशियो है, वी आर हैविंग 73,856. वाओ मैन वाओ. फिर हमारे पास डेंस लेयर के अंदर हमारे पास 524 352 पैरामीटर्स बन रहे हैं अलग से. सो इट्स समथिंग यू नेवर सी इन यूजुअल डेज. आपने पहले नहीं देखा होगा इतने पैरामीटर्स डील करना. सो हियर वी आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ पैरामीटर्स हियर. सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितने ज़्यादा ट्रेनेबल पैरामीटर बन गए. क्या ये इतनी एक्यूरेसी लेकर आएगा? यस, इट्स गोइंग टू परफॉर्म. अभी क्यों आया यहाँ पे हमारे पास इतने सारे पैरामीटर, 64 से 128 कर दिया, सिंपल इज दैट. लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैच नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं, हमारा मॉडल पर ईपॉक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी. यहाँ पे आज हम 150 ईपॉक्स कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वैसे पर ईपॉक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है. कल 10 ईपॉक्स लग रहे हैं, 4 मिनट लगते थे या 2 मिनट लगते थे, आज 4 मिनट में सारे 150 ईपॉक्स हो जाएंगे. ठीक है, एज यू कैन सी 4x4 बैच, इसको छोड़ो, ये कल का रह गया. ठीक है, तुम्हारे पास टोटल जो थे इतने टेबल पैरामीटर्स हो गए, मोर देन 690,000. हमारे पास नॉन टेनेबल जो है वो 448 है. सो वी गोना लुक एट इट एंड सिंपली ट्रेन आवर मॉडल. कंपाइलेशन हो रही है हमारे पास, वही एरम हमारे पास ऑप्टिमाइजर है. लर्निंग रेट हमने रख दी है जो कि 0.003 है. ठीक है, ये -4 मतलब 10⁻⁻⁴. then we are having loss is equal to TF Keras losses. वही हमारे पास टेक्निक है स्पेशली इमेज क्लासिफिकेशन के लिए. दिस इज द परफेक्ट लॉस फंक्शन वी गोना यूज हियर. और मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी रेट, क्योंकि हमें एक्यूरेसी मालूम करनी है. ऑल राइट, सो हेयर वी आर हैविंग हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट. इसमें हमारी हिस्ट्री रिटर्न हो जाएगी ताकि हमें फायदा आगे जाकर अगर हमें यूटिलाइज करनी हो. मॉडल डॉट फिट, ट्रेनिंग इमेजेस, ट्रेनिंग लेबल्स. बैच साइज क्या है हमारे पास, 64 बैच साइज दिया. बाय डिफॉल्ट बैच साइज यूज नहीं होगा. ठीक है, डिफॉल्ट बैच अगर 1 या 2 जो भी हो, अबाउट इनपुट होगा, क्या तरीका होता है भूल गया हूँ टेंसरफ्लो में बाय डिफॉल्ट, बट आई एम ओवरराइडिंग इट. 64 दे दिया है मैंने. वर्बॉस इज 2, मल्टी थ्रेडिंग इस्तेमाल होगी. मैं इसको बढ़ा नहीं सकता, 4 नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो कि मेरे पास कोलैब में सब 2 ही थ्रेड्स हैं. आई डोंट वांट टू ओवरफ्लो माय डाटा. ठीक है, इपॉक्स 150 आ गए मेरे पास. ओरिजिन डाटा, टेस्ट इमेजेस, टेस्ट लेबल्स. अब अगर मैं ये काम फिर कंप्यूटर में करता, मैं इसको 128 भी दे सकता था. 64 से सही है,
लेकिन एटलीस्ट वर्बॉस में मैं 6 दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में 6 थ्रेड्स हैं, ठीक है। सो एनीवेज इट्स जस्ट अकॉर्डिंग हाउ यू गोना डील विद योर सिस्टम। तो 2 इज द स्टैंडर्ड वन, 2 सब में होते हैं, तो हमने 2 से ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। अच्छा, अब आफ्टर द ट्रेनिंग वी गोना सी के स्टार्टिंग में हमारे पास एक्यूरेसी बहुत कम है और ये बढ़ भी नहीं रही है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली बढ़ रही है और जंप्स बहुत हैं वैलिडेशन एक्यूरेसी में एज कम्पेयर टू एक्यूरेसी। लेकिन जो एक्यूरेसी यहाँ पे हमारे पास यहाँ बन रही है ना, वही एक्यूरेसी पर यहाँ भी बन रही है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 0.9 शो कर देता 4-5 सेट के अंदर, लेकिन अब नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ कि रेगुलराइजेशन ने एक टेक्निक प्ले करी, दोनों में ज़्यादा फर्क भी नहीं रहा, लेकिन जो हमारे पे एक्यूरेसी आ रही है वो ओवरफिट एक्यूरेसी नहीं है। हो सकता है कि हमारा डाटा ज़्यादा क्लियर ना हो क्योंकि हम अभी आजकल प्री प्रोसेसिंग नहीं कर रहे थे खास, बाय डिफॉल्ट प्री प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अप्लाई नहीं कर रहे। तो जो भी हमारे पास डाटा था उसके मुताबिक ये परफेक्ट एक्यूरेसी हो, तो हमारे पास 150 पॉक्स पे 0.7861 एक्यूरेसी जनरेट हो गई है, विच इज 78%। अगर हम अपना प्लॉट चेक करें तो सिंपल क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया, हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री एक्यूरेसी, लेबल डाल दिया आपने, और वैलिडेशन एक्यूरेसी डाल दिया आपने, लेबल डाल दिया। अब आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ग्रैप करनी पड़ेंगी क्योंकि अब मैं अगर बार बार ये प्लॉट समझाने बैठूंगा, क्योंकि कल समझा चुका हूँ, परसों भी समझा चुका हूँ, तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और आसान चीज़ है, कुछ नई चीज़ है नहीं, हम वैसे ही बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ों से डील कर रहे हैं। देन वी आर हैविंग प्लॉट डॉट वाई लिमिट 0.5 से लेकर 1 तक जा रहा है। प्लॉट डॉट लीजेंड हेयर, लोकेशन क्या है हमारी, लोअर राइट है। Then we are having test loss, test accuracy, model evaluate, test images, test labels, was 2, batch size is 64 here। दिखते हैं भाई क्या हो रहा है हमारे पास। इसको तो भी फिलहाल आप छोड़ दो ना, टेस्ट एक्यूरेसी हम बाद में देख लेंगे क्या आ रही है हमारी। लेवल क्या बताता है हमारे पास, हमें प्लॉट क्या बताता है हमारे पास, हमारी एक्यूरेसी जो थी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी ब्लू वाली है, इसमें इतने ज़्यादा जंप्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी बहुत जंप क्रिएट कर रही है। मीन्स कि या तो हमारा लर्निंग रेट अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं है, हमें लर्निंग रेट को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, या कोई भी रीजन हो सकती है। तो इससे डील करने के और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिसको हम आगे जाकर देखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी बहुत सारी डिपेंडिंग क्लासेस पढ़ी हैं, लेकिन जो भी हमारा डाटा है आया है 99% श्योर कि उस पर ओवरफिटिंग एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो जिस लोकल विनर पर वो अभी बैठा हुआ है हमारा मॉडल, तो इट्स पर फॉर श्योर कि वो इतनी एक्यूरेसी भी दे रहा होगा। सोचने वाली बात है कि जो कंपनीज लाइक फेसबुक एंड टेस्ला, हाउ दे आर परफॉर्मिंग द कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम विच आर वर्किंग ऑलमोस्ट 100% एब्सोल्यूट राइट। कितनी मेहनत होती होगी इनके पीछे कि ओवरफिटिंग ना हो, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ओवरफिटिंग इज डेंजरस, इज हेल डेंजरस। तो एनीवेज दैट्स एन अनदर टॉपिक। अब हम टेस्ट एक्यूरेसी प्रिंट कर लिया हमने यहाँ पे भाई, हमारे पास फाइनल एक्यूरेसी जो है, जो इवोल्यूशन के बाद हमने देखी है, वो 0.7860 है, मतलब 78.6% हमारा मॉडल एक्यूरेटली काम कर रहा है और आर अनसीन डाटा। सो दैट्स द ऑल केस। ये हमारा पूरा आज की वर्कशॉप कंप्लीट हो जाती है। कल हम देखेंगे इन चीज़ को पाइटॉर्च के अंदर, मे बी वी में हैव डिफरेंट डाटा सेट। बहुत हो गया डाटा सेट के साथ कहानी, पाइटॉर्च में डिफरेंट डाटा सेट देख लेंगे ताकि आप लोगों को समझ तो आए कि और सी किस तरह डील कर सकते हैं। एंड वी मे हैव सम डिफरेंट टेस्ट टुमारो एज वेल। दोनों की प्रैक्टिस इंडिविजुअली सेपरेटली अच्छी रखनी पड़ेगी टेंसरफ्लो में, पाइटॉर्च के अंदर, बिकॉज अगर एक चीज़ डाउन हो जाए मार्केट में तो दूसरा एंड आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। because if you gonna be tool specific, you are just one step away from poverty। मैंने modify कर दिया इस quote को, लेकिन yeah, that's the right thing I have ever said। So any questions guys, you can ask me right away। All right, so guys, any questions please ask me। Meanwhile I'm just making some modification, just an experimental modification, ठीक है। Why the heck my camera and mic was mute। All right, सॉरी, मैं कब से बातें कर रहा हूँ और मुझे लगा शायद सब सुन लिया होगा। हाँ, तो रोहित आपको मैं क्वेश्चन पढ़ लिया है कि ड्रॉप आउट ओवर फिटिंग रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। इट्स अ टेक्निक ऑफ रेगुलराइजेशन, ठीक है। हमारे पास रेगुलराइजेशन के अंदर मल्टीपल टेक्निक्स है, एंड सो इन द फॉर्म यस यू आर राइट, उसके लिए ही यूज होता है टू डील विद द ओवर फिटिंग।
नॉर्मली, बिकॉज रेगुलराइजेशन हमारे पास बेसिकली और फिटिंगली डील होता है. देर आर सम मोर फैक्ट्स एज वेल, ड्रॉप आउट के अंदर और बहुत सारे काम होता है, लेकिन अभी के स्टेज पे मैं आपको ये सब बताना चाहूँगा कि हमारे पास सब यही काम होता है, एंड दैट्स ऑल. तो खैर मैं यहाँ पे एक अपना लर्निंग रेट हटा के ज़रा ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडल क्या आता है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना कि वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या है, तो या ओ ओ ओ ओ ओ मैंने आउटपुट क्लियर कर दिया. ओके, हमारे पास एक्यूरेसी रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा. अगर आप यहाँ पे देखो, that is what I want to show you. तो this is why I have specified this by myself कि लर्निंग रेट क्या है. डिफॉल्ट लर्निंग रेट 0.01 होता है, और उस पर हमारा कुछ भी नहीं हो रहा था. I hope you understand what I'm trying to say. Sometimes you need to modify your things. अब हो सकता है कि उसको थोड़ा और मॉडिफाई करूँ तो और अच्छा आंसर आ जाता. ये तो डिपेंड करता है, टाइम लगता है चीज़ को परफेक्टली बनाने के अंदर. ठीक है, सो टिल दैट वी आर डन हियर एंड वी गोना लीव इट टू हियर. भाई क्वेश्चंस नहीं आ रहे. सर कैन डूइंग टेंसरफ्लो डेवलपर कोर्स फ्रॉम डीप लर्निंग डॉट एआई हेल्प इन फ्रीलांसिंग और अली रजा, गुड क्वेश्चन. लेकिन जो डीप लर्निंग डॉट एआई के ऊपर जो कोर्स है ना टेंसरफ्लो डेवलपर का, वो बहुत ज़्यादा टेंसरफ्लो डेवलपर का. ओके, या आई गॉट इट. देखो, एक तो डीप लर्निंग का है और एक टेंसर डेवलपर का है. टेंसर डेवलपमेंट कोडिंग है ऑफ कोर्स है. सर्टिफिकेट के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो सर्टिफिकेट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन फ्रीलांसिंग, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट पोस्ट किए फ्रीलांसिंग के अंदर, सो यू आर गोना नॉट नोटिस बाय एनी काइंड ऑफ क्लाइंट देयर. लेकिन अगर आप स्किल्स के लिए पढ़ना चाहते हो, तो मैं कहूँगा आप पूरी दुनिया जाके एक्सप्लोर करो. कोई एक नहीं. एंड दैट्स डीप लर्निंग डॉट एआई के तो वैसे ही कोर्सेज अच्छे होते हैं. सो या गो फॉर इट. लेट मी ओपन अप हियर एज वेल. मैंने बहुत सी चीज़ें कोर्सेरा से सीखी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. व्हाई शुड आई लाई. ओके, सो मैं यहाँ पे, मेरे पास दो ईमेल्स हैं, तो मैं जिस ईमेल पे भी काम कर लूँ, एक मेरी बचपन की है और मेरी दोनों भी चल रही हैं. क्या हो गया भाई इसको? वाई इट्स नॉट एडिटिंग? ठीक है, तो मैं अभी दूसरी ईमेल लॉगिन कर लूँगा अपनी प्रोफेशनल. बाकी छोड़ो, पुरानी वाली सही है. ठीक है, यही सही है फिलहाल. तो मेरे पास दो ईमेल है. एम मुजफ्फर डैफ मेरी प्रोफेशनल ईमेल है, और ये दूसरी जो है बच्चों वाली है, बचपन से चल रही है. सारा कचरा मेरा इस वाली ईमेल में भरा होता है, जो एम मुजफ्फर डैफ पूरी नीट एंड क्लीन मेरी ईमेल चलती है. अच्छा, ओके भाई. ये मेरे कोई पुराने कोर्सेस आ रहे होंगे. डीप न्यूरल नेटवर्क टॉर्च मैंने करे थे ये शायद, मुझे याद नहीं कब करे थे. तो ये है. अभी मेरी पिक्चर ही बहुत पुरानी लगी हुई है, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी ईमेल है. सो लेट मी जस्ट सर्च डीप लर्निंग डॉट ए आई. आजकल मैं इतना कोर्सेरा से पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोर्सेरा के ऊपर कुछ नए कोर्सेज नहीं आ रहे. पता नहीं क्यों नहीं आ रहे. आई डोंट नो व्हाई. कुछ मतलब बच्चों वाले कोर्सेज आ रहे हैं, पाइथन स्पेशलाइजेशन, डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन. ठीक है ना, ये तो इसमें हम पढ़ के निकल गए भाई. अब हमें तो कुछ और नया चाहिए. तो यू सी देयर आर सम थिंग्स हियर, यू कैन, अच्छी चीज़ें हैं. यू गोना लर्न इट. 4 months कह रहे हैं आपको. यू कैन डू इट इन 1 month इफ यू गिव अप्रोप्रिएट टाइम. सो या, see here we are having some hyperparameter tuning, regularization, optimization. So I will recommend कि हाँ पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें. And it's going to increase your knowledge as well. And that should be it. पढ़ना आपको हर जगह से चाहिए. मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा. which was absolutely I loved it. TensorFlow developer का खोलते हैं. भाई दिखा दो कैसा सर्च इंजन है इनका यार. अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं जो कि अली रजा ने बोला है. और राइट, ये तो बच्चों वाला कोर्स है. ये वही है जो उस पे था. दिस अ गुड वन, गुड वन. यस, यू कैन डू इट. लेकिन ये मत सोचिएगा कि कोर्स करने के बाद चाहे यहाँ से पढ़ के जाओ, कहीं से भी पढ़ के जाओ, हज़ारों जगह से पढ़ लो. ये मत सोचिएगा जाओगे बैठोगे और फॉरन फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे. यू मस्ट हैव सम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, खास में जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, तभी आप कमाते हो. अदरवाइज नॉट. आप लोगों की वजह से ना मैं फ्रीलांसिंग में घुस गया हूँ. मुझे फ्रीलांसिंग का शौक नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज आई हैव माई जॉब एज वेल.
क्योंकि मैंने कहा इससे फ्रीलांसिंग का सेशन तो हमारा किसी और के साथ होगा। आई एम गोना हैव सम पर्सन जो कि एक 2-3 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ फ्रीलांसिंग कैसी है ना। अ पर्सन लाइक यू कैन नॉट इमेजिन, जो 3 साल से मतलब एआई के अंदर काम कर रहा हूँ, उससे पूरे 2 हफ्ते लग गए एक प्रोजेक्ट गेन करने के अंदर। सो फ्रीलांसिंग इज नॉट सच इजी जिस तरह हमें लग रहा होता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता ही होगा कि कितने पैसे मांगने हैं। मैं तो मेरा फर्स्ट एक जो मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने 1 घंटे के $100 मांग लिए, तो वो बंदा बोलता भाई कौन आ गया $100 फॉर 1 आवर। मैंने कहा अच्छा ज़्यादा मांग लिए, मैं कम करते करते 40 पे ले आया। मतलब मैंने 1 घंटे का रेट $40 का है, तो मुझे 2-3 मिल गया, 3 घंटे का एक प्रोजेक्ट मिल गया था मुझे। आई अर्न 150 देर 3-4 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं करा। आई लिटरली डोंट लाइक फ्रीलांसिंग। अच्छा। अ, देखो अली रज़ा, मैं भी यही कहूँगा कि या गुड सर्टिफिकेट्स वर्क, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मेरे पिछली ज़िंदगी का जो 6 साल का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। दूर दूर तक आपसे कोई नहीं पूछेगा। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसका जवाब अपने अपने पास रखना आप सब ने। अगर आपकी रिज्यूमे के ऊपर 10 सर्टिफिकेट्स हो फ्रॉम अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, या आई एम नॉट डिनाइंग कि आपके पास नहीं होने चाहिए, है, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट के ऊपर 10 रिसर्चेज हो, 10 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हो जो कि वेबसाइट के ऊपर लाइव हुए हुए हो, दैट विल मैटर, या फिर आपके सर्टिफिकेट विल मोर मैटर? सो दिस क्वेश्चन आई गेस आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर। अगर आप गूगल में अप्लाई करोगे ना, तो दे विल नॉट फोकस ऑन सर्टिफिकेशन। उनका टेम्पलेट होता है गूगल का एक रिज्यूमे का, एंड द फर्स्ट थिंग दे डिमांड आपके टॉप 3 लाइव प्रोजेक्ट्स क्या है जो किसी वेबसाइट पे लाइव हो। टॉप 3 लाइव प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास नहीं है, 100 सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे पास अलहमदिल्ला 80 प्लस सर्टिफिकेट्स हैं, एंड आई हैव नेवर मेंशन। लिंक्डइन पे 3-4 मेंशन है, उनको भी हटाना है मैंने, बिकॉज देयर इज वन लिमिटेड लिमिट, यू नो इट प्रोवाइड्स लिमिटेशन टू योर स्किल सेट। क्या आपको सब याद? सर्टिफिकेट आप मैं कहता हूँ तब ऐड करो जब आपके पास स्किल्स हो ना उसके अंदर, पर्टिकुलरली रियल वर्ल्ड, तो चलो आप ऐड कर लो। लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट हो रहा है उसके अंदर, देयर इज नो डिनाइंग कि आपको वो स्किल अच्छी है या नहीं है। तो दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स माय इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, मैंने इंडस्ट्री में देखा है, व्हिच इज मोर प्रेफरेबल। सो बट इज दैट्स व्हाई आई से पीपल के भाई सर्टिफिकेट्स को मारो गोली, focus on the things which matters. Any question guys? So I'm gonna leave within next minute. इतने में हमारा मॉडल भी ट्रेन हो चुका होगा। मैं सिर्फ मॉडल के ट्रेन होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ट्रेन करेंगे, आखिर में टाइम बचा दो। ऑल राइट, हो रहा ट्रेन हो रहा है। सो दैट्स इट, इफ यू गाइस हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे कि मेरी अभी रिसर्च वर्क चल रहा है, एंड विद इन लास्ट 2 इयर्स में इंशाल्लाह 5-6 रिसर्च पेपर और आ जाएंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। तो अगर आप यूनिवर्सिटी अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर आप 5 to 6 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दो, सो यू मे नॉट इवन नीड टू डू मास्टर्स, आप डायरेक्ट पीएचडी परफॉर्म कर सकते हो। बट इन दैट केस आपकी जीपीए 3.3 मिनिमम होनी चाहिए, आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। नाउ इट डिपेंड्स द मेरिट एज वेल, मेरिट स्केल भी होता है यूनिवर्सिटी का, लेकिन आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। सो आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट। ऑलराइट, सो नाउ वी गोना सी अगेन। तो इस दफा हमारी एक्यूरेसी कम बनी है, बट नो मैटर्स, एक्यूरेसी कैन बी compromised a bit, लेकिन ओवरफिटिंग कैन नॉट बी compromisable। सही है। तो ये हमारा था आज की वर्कशॉप का इख्तिताम। यहाँ पे होता है इख्तिताम हमारी वर्कशॉप का। इफ़ यू आर हैविंग क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, और नॉट व्हाट्सएप, ऑन डिस्कॉर्ड। आज मैं पिछले एक हफ्ते से डिस्कॉर्ड पे लाइव नहीं था, आज भी डिस्कॉर्ड पे लाइव आ जाऊंगा, सो डोंट वरी, एंड वी मे हैव सम चिट चैट देयर। ऑलराइट, सो अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।